क्या कभी किसी ने सोचा है कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में, मतलब हजारों किलोमीटर दूर, अगर कोई मिसाइल चलती है तो अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से शहर में लोगों की सुबह की चाय बनने में देरी क्यों हो सकती है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगता है ना। बिल्कुल। मतलब मार्च 2026 की उस घटना को याद कीजिए। आसमान में धुआं उठ रहा है वहां मिडल ईस्ट में, और यहाँ देवरिया जैसे शहरों में लोग खाली डब्बे, बड़े बड़े ड्रम लेकर पेट्रोल पंपों में टूट पड़े हैं। हाँ, वो विजुअल्स सच में बहुत डरावने थे। राइट। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिस रिसर्च रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, मार्च 2026 पश्चिम एशिया युद्ध, भारत का ऊर्जा और आर्थिक संकट, वो इसी पूरी घटना की परतों को खोलती है। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की ये जो जंग थी, वो कूटनीति के बंद कमरों से निकलकर सीधे एक आम इंसान की घरेलू बजट तक कैसे पहुंच गई। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, श्योर। इस रिपोर्ट में भारत सरकार की नीतियों या जो राजनीतिक नेतृत्व के भाषण थे और जो भी कूटनीतिक फैसले लिए गए, उनका बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस रिसर्च के तथ्यों और आंकड़ों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। हमारा काम किसी भी राजनीतिक दल या सरकार का समर्थन या आलोचना करना नहीं है। हम बस एक निष्पक्ष नजरिए से ये डिकोड कर रहे हैं कि जो नीतियां बनी, उनका जमीनी असर, मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या थी। राइट। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि विषय वाकई बहुत बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे संकट की जड़ को समझने के लिए ना हमें मैप के एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद खतरनाक हिस्से की तरफ देखना होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट। हाँ, हॉर्मुज जलडमरूमत। एग्जैक्टली। रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब एक आम इंसान के लिए शायद ये सिर्फ मैप पर एक नीली सी लकीर होगी, लेकिन अगर हम इस पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को ना एक मानव शरीर मान ले, तो हॉर्मुज स्ट्रेट उस शरीर की सबसे मुख्य धमनी है, मेन आर्टरी। बहुत सही एनालॉजी है ना? अगर इस धमनी पर जरा सा भी दबाव पड़ता है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, मतलब दुनिया का ईंधन, उसका प्रवाह अचानक से रुक जाता है। और जब ईंधन रुकता है तो ग्लोबल इकोनॉमी लिटरली छटपटाने लगती है। अगर हम उस धमनी की अहमियत को सिर्फ आंकड़ों में समझे ना, तो तस्वीर और भी खौफनाक हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। ये ओमान और ईरान के बीच का एक बहुत बेहद संकरा चोक पॉइंट है। आपको पता है, पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल और लगभग 30% समुद्री रास्तों से आने वाली एलपीजी इसी एक रास्ते से गुजरती है। बाप रे, 30%? बिल्कुल। तो जब ईरान ने इसे ब्लॉक किया, तो इसका सीधा मतलब था कि दुनिया के कुल ऊर्जा व्यापार के 1/3 हिस्से पर अचानक से ताला लग गया, रातों रात। और भारत के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि ये नाकेबंदी हमारी एक बहुत ही गहरी संरचनात्मक कमजोरी, जो हमारा स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है, उसको सीधे तौर पर एक्सपोज कर रही थी। और बताएं, इससे संरचनात्मक कमजोरी के जो आंकड़े हैं ना, रिपोर्ट में मुझे वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले लगे। मतलब मैं पढ़ रहा था कि भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का लगभग 60% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, खरीदता है। हाँ, हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं इंपोर्ट्स पर। राइट। और इस 60% गैस में से 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से भारत आता है। एग्जैक्टली। अगर इसका सीधा गणित निकालें तो इसका मतलब है कि भारत की कुल एलपीजी सप्लाई का 54% हिस्सा, मतलब आधे से ज्यादा, सीधे तौर पर इस एक नाकेबंदी के कारण खतरे में आ गया। 54%। बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। मतलब देश के आधे से ज्यादा घरों में खाना न बन पाने की वार्निंग थी ये। बिल्कुल। और रिपोर्ट बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे ये मिडिल ईस्ट का युद्ध बिना किसी पूर्व चेतावनी के भारत का घरेलू संकट बन गया। और बात सिर्फ ईंधन की नहीं थी, कूटनीतिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ था उस वक्त। वो इवैक्यूएशन वाला हिस्सा। हाँ, खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। तो जब वहां युद्ध के बादल मंडराए, तो सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता उन नागरिकों की सुरक्षा थी। एक बहुत बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाना पड़ा। राइट, जहाजों और विमानों के जरिए लोगों को निकाला जा रहा था। और दूसरी तरफ भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुत ही बारीक, मतलब एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलना पड़ रहा था। भारत ने तटस्थता बनाई रखी, न्यूट्रल रहे, और ईरान, इजराइल, अमेरिका, सबके राष्ट्राध्यक्षों से बात की ताकि वो रास्ता फिर से खुल सके। एग्जैक्टली। क्योंकि एक भी गलत बयां और भारत को दोनों तरफ से बहुत भारी नुकसान हो सकता था।
कूटनीतिक रस्साकशी तो चलिए अपनी जगह है, लेकिन रिपोर्ट में घरेलू मोर्चे पर जो संवाद हुआ, जो कम्युनिकेशन हुआ, उसका जो हिस्सा है वो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचता है। आप संसद वाले भाषण की बात करें? हाँ बिल्कुल। संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री का वो भाषण, जहां उन्होंने इस युद्ध के दुष्प्रभाव थे, उनके लंबा चलने की आशंका जताई, और फिर एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी। हमें कोरोना संकट की तरह तैयार रहना होगा। राइट, कोरोना संकट की तरह तैयार रहना होगा। इस बयान पर मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं। क्या संकट के समय कम्युनिकेशन के स्तर पर कोरोना शब्द का इस्तेमाल करना, क्या वो एक भारी भूल थी? क्योंकि मेरा मतलब है उस एक शब्द ने लोगों के अवचेतन मन में 2020 के उस पुराने ट्रॉमा को अचानक से ट्रिगर कर दिया। देखिए, अगर मनोविज्ञान और क्राइसिस कम्युनिकेशन के नजरिए से देखें ना, तो ये एक बेहद जटिल स्थिति है। नेतृत्व का इरादा स्पष्ट रूप से देश को मानसिक तौर पर किसी बड़े चुनौती के लिए तैयार करने का था। वो एक मैसेज देने की कोशिश थी कि संयम बनाए रखें। जैसे पहले एक बड़ी चुनौती का सामना किया था, वैसे ही इसका भी करेंगे। इंटेंट तो पॉजिटिव था। इंटेंट बिल्कुल पॉजिटिव था, लेकिन मानव मनोविज्ञान ऐसे काम नहीं करता। जब समाज पहले से ही डरा हुआ होना, तो जनता शब्दों को उनके व्यापक कूटनीतिक या आर्थिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखती। राइट, वो पर्सनल लेवल पे ले एग्जैक्टली। कोरोना सुनते ही किसी भी आम नागरिक के दिमाग में ग्लोबल सप्लाई चेन या मैक्रोइकोनॉमिक्स नहीं आई। उनके दिमाग में क्या आया? सख्त लॉकडाउन, सब कुछ बंद होना, सड़कों पर सन्नाटा। हाँ, और आवश्यक वस्तुओं के लिए वो लंबी कतारें। संकट के समय में लोग लॉजिक से नहीं बल्कि अपने अपने सबसे गहरे डर के आधार पर फैसले लेते हैं। और उसी डर ने अफवाहों के बाजार को हवा दे दी। सोशल मीडिया की स्पीड ने इस डर को सच में आग की तरह फैलाया। बिल्कुल। मैं देख रहा था यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह बस एक ही नैरेटिव चल पड़ा कि भाई सरकार पेट्रोल डीजल बचाने के लिए फिर से देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाली है, जो कि बिल्कुल सच नहीं था। रिपोर्ट भी बताती है कि पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन दावों को पूरी तरह खारिज किया। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। राइट, और फैक्ट चेक यूनिट्स ने उन वीडियोस को फर्जी भी बताया। लेकिन जब डर हावी होता है ना, तो आधिकारिक बयान बस फाइलों में रह जाते हैं। सड़क पर जो ग्राउंड रियलिटी थी वो एकदम अलग थी। और सप्लाई चेन और कंज्यूमर बिहेवियर के टूटने का जो विज्ञान है ना, वो यहीं से शुरू होता है। आधिकारिक बयानों के बावजूद लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े रिपोर्ट में दर्ज हैं, वो इस पैनिक बाइंग का सबसे बड़ा सबूत है। वो आंकड़े सच में डराने वाले हैं। 24 से 26 मार्च के बीच सिर्फ 3 दिनों के अंदर यूपी में पेट्रोल की औसत बिक्री में 77% और डीजल में 75% का भारी उछाल आ गया। ओह माय गॉड। और पूर्वांचल के कुछ जिलों में जैसे देवरिया, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वहां तो मांग 200% से भी ज्यादा बढ़ गई। 200% मतलब सामान्य से 2 गुनी से भी ज्यादा मांग। ये तो किसी भी सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को रातों रात तोड़ सकती है। बिल्कुल तोड़ सकती है। लोग डिब्बे और बड़े बड़े ड्रम लेकर पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े थे। ये स्थिति 2020 में दुनिया के कई हिस्सों में जो टॉयलेट पेपर या राशन जमा करने की होड़ मची थी ना, उसकी याद दिलाती है। हाँ, पैनिक बाइंग हर जगह एक सी ही दिखती है। लेकिन देखिए, राशन जमा करना एक अलग बात है। अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर घरों में और ड्रमों में पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीज भरना, ये तो डर के एक बिल्कुल ही अलग और खतरनाक लेवल को दिखाता है। अर्थशास्त्र में इस तरह की पैनिक बाइंग को असल में एक प्रिजनर्स डिलेमा की तरह देखा जाता है। अच्छा, वो कैसे? FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जैक्टली। और इसी सोच ने LPG डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी पूरी तरह से पंगु कर दिया। अफवाहों और डर के कारण देश भर में रोजाना 25 लाख अतिरिक्त LPG सिलेंडरों की बुकिंग होने लगी। रोजाना 25 लाख एक्स्ट्रा सिलेंडर। कोई भी सिस्टम इस झटके को कैसे झेल सकता है? वही तो सबसे बड़ी समस्या थी ना। सप्लाई चेन का एक अपना गणित होता है। बॉटलिंग प्लांट एक दिन में एक निश्चित संख्या में ही सिलेंडर भर सकते हैं। ट्रकों की संख्या लिमिटेड होती है और डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की भी तो एक लिमिट होती है ना। बिल्कुल, वो मशीनें छोड़ी हैं। तो जब कोई सिस्टम अचानक हर दिन 25 लाख अतिरिक्त सिलेंडरों का दबाव झेलने की कोशिश करता है, तो वो टूट जाता है। एक सर्वे के अनुसार देश के 57% घरेलू उपभोक्ताओं को इस दौरान सिलेंडर मिलने में देरी का सामना करना पड़ा। आधे से ज्यादा देश को। हाँ, और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही कड़वा सच है, जब किसी आवश्यक चीज की कमी होती है और मांग आसमान छू रही होती है,
तो कालाबाजारियों को मौका मिल जाता है। हाँ, मुनाफाखोरी का। एग्जैक्टली। व्यवस्था में जो भी खामियां होती हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। और रिपोर्ट में उस ब्लैक मार्केटिंग के काले सच का बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। मतलब समुद्री रास्तों से गैस के जहाज फंसे हुए हैं और जमीन पर डिलीवरी सिस्टम चरमरा गया है। हालात इतने खराब हो गए कि मुनाफाखोर एक गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की एक्स्ट्रा वसूली करने लगे। ये सच में शर्मनाक स्थिति थी। मजबूरी में यूपी, छत्तीसगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस को बड़े पैमाने पर छापेमारी करनी पड़ी। जो भ्रष्ट वितरक थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे देश को एक साथ 2 युद्ध लड़ने पड़ रहे हों। 2 युद्ध? हाँ ना। एक हॉर्मुज स्ट्रेट में और दूसरा देश के भीतर इन मुनाफाखोरों के खिलाफ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और देखिए, सड़कों पर मची इस अफरा तफरी के पैरेलल, मतलब समानांतर, एक और बड़ा संकट ग्लोबल मार्केट्स में भी चल रहा था। कच्चे तेल की कीमतें? हाँ, कच्चा तेल जो कुछ समय पहले तक $70 प्रति बैरल के आसपास था, वो अचानक उछलकर $120 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। ऑलमोस्ट डबल। दुनिया भर के कई देशों में, चाहे वो विकसित हों या विकासशील, पेट्रोल की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ गईं। ये वो पॉइंट था जहां भारतीय अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती थी। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर रिपोर्ट सरकार की उन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज यानी बचाव रणनीतियों का विश्लेषण करती है जिन्होंने अर्थव्यवस्था को एक बड़े कोलैप्स से बचाया। और उन बचाव रणनीतियों में जो सबसे बड़ा कदम था वो था पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में सीधे 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती करना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मूव था। मैं तो इसे कार के शॉक एब्जॉर्बर की तरह देखता हूँ। मतलब जब कार किसी बहुत बड़े और गहरे गड्ढे में गिरती है ना, तो शॉक एब्जॉर्बर उस पूरे झटके को अपने ऊपर ले लेता है, ताकि अंदर जो यात्री बैठे हैं वो सेफ रहें। बहुत बढ़िया उदाहरण है। राइट। तो सरकार ने वैश्विक कीमत बढ़ने का जो पूरा झटका था वो सरकारी खजाने पर ले लिया। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थीं उनके भारी घाटे की भरपाई की गई, ताकि आम जनता के लिए पेट्रोल पंप पर कीमतें एकदम स्थिर रहें, ताकि महंगाई का एक और बम ना फटे। बिल्कुल। और इसके साथ ही इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए भी कई कदम उठाए गए, जैसे कमर्शियल एलपीजी का कोटा घटाकर 70% कर दिया गया। इसका क्या पर्पस था? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग, वो बंद ना हो। क्योंकि सोचिए, अगर ऊर्जा के अभाव में फैक्ट्रियां बंद हो जाती तो रातों रात लाखों नौकरियां चली जाती, जो एक अलग ही तरह का आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा कर देता। झोंक दे और एलपीजी उत्पादन 25% तक बढ़ाएं। शहरों में जो पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल गैस, उसका नेटवर्क भी तेजी से बिछाया जाने लगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस के मामले में भारत काफी हद तक सुरक्षित स्थिति में था। सरकार के ये कदम तो चलिए अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ रिपोर्ट के कुछ दावों पर ना एक गंभीर सवाल भी उठता है। मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा यहाँ। हाँ, बताइए। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक भंडार है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है जो विदेशी तेल बचा रहा है। राइट। लेकिन अगर थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए तो एक ऐसे देश के लिए जो हर रोज करोड़ों बैरल तेल पी जाता है, ये 53 लाख मीट्रिक टन का रिजर्व और ये एथेनॉल ब्लेंडिंग वास्तव में कितने दिन तक इस विशाल कमी को पूरा कर सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या ये गहरे और जानलेवा घाव पर सिर्फ एक छोटा सा बैंडेड लगाने जैसा नहीं है? देखिए, ये सवाल इस पूरी रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। अगर हम सिर्फ रणनीतिक भंडार को देखें ना, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है ना? 53 लाख मीट्रिक टन का तेल भारत की कुल खपत के हिसाब से मुश्किल से 9 से 10 दिन का बैकअप ही दे सकता है। सिर्फ 9 से 10 दिन? हाँ, ये किसी लंबे युद्ध का स्थायी समाधान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन रणनीतिक भंडार का असली पर्पस देश को हमेशा के लिए तेल देना होता भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? इसका उद्देश्य कूटनीतिज्ञों और नीति निर्माताओं को वो 10 से 15 दिन का बफर टाइम देना होता है, ताकि उस समय में वे दुनिया भर से नए विकल्प तलाश सकें। ओह, आई सी। और ठीक यही हुआ। इन घरेलू उपायों के साथ साथ भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया था। वो रूस वाला? एग्जैक्टली। अमेरिकी प्रतिबंधों की भारी चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस और पश्चिम अफ्रीका से सस्ते कच्चे तेल का आयात फिर से तेज कर दिया।
तो इस बचाव रणनीति को ना किसी एक कदम से नहीं बल्कि कई मोर्चों के कॉम्बिनेशन से समझना होगा। कुछ दिन का तेल रणनीतिक भंडार से निकाला गया, कुछ हिस्सा एथेनॉल ब्लेंडिंग से बचाया गया, एक्साइज ड्यूटी घटा के झटके को कम किया गया, राइट, और बाकी की कमी को सस्ते इंटरनेशनल मार्केट से कूटनीतिक सौदेबाजी करके पूरा किया गया। एक पूरा मास्टर स्ट्रोक था ये। राइट। तो इन सब उपायों का नतीजा ये हुआ कि भाई पेट्रोल पंप का मीटर वहीं का वहीं रहा, आम जनता को मतलब सीधा और तुरंत झटका नहीं लगा। हाँ, लेकिन रिपोर्ट का जो अगला हिस्सा है वो एक बहुत ही डरावनी और छुपी हुई तस्वीर पेश करता है। इन्फ्लेशन वाला पार्ट। हाँ, भले ही पंप पर कीमतें स्थिर हों, लेकिन इस ग्लोबल शॉक की एक बहुत बड़ी कीमत है जो लॉजिस्टिक्स और माल भाड़े के रूप में हर किसी को चुकानी पड़ रही है। हर एक इंसान को। बिल्कुल। अर्थशास्त्र की भाषा में इस छिपी हुई कीमत को इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। हाँ, अब देखिए, हॉर्मुज़ का रास्ता बंद होने का मतलब है कि जहाज़ों को अब पूरा रास्ता बदलकर केप ऑफ गुड होप के जरिए मतलब अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा कर आना पड़ रहा है, जिसमें बहुत टाइम लगता होगा, हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम और हजारों टन अतिरिक्त ईंधन। इसके अलावा जब किसी इलाके को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है ना, तो जो समुद्री बीमा कंपनियां हैं जैसे लंदन के इंश्योरेंस मार्केट, वो वॉर रिस्क प्रीमियम को एकदम आसमान पर पहुंचा देते हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेशनल शिपिंग का जो खर्च है वो 700% से लेकर 800% तक बढ़ गया है। 800% की वृद्धि, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा ये महंगाई असल में रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले एक अदृश्य टैक्स, एक इनविजिबल टैक्स की तरह है। कैसे, थोड़ा और समझाइए। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परचून की दुकान से बिस्किट का एक पैकेट या नहाने का साबुन खरीदता है। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन के समुद्री रास्तों से जुड़े हुए हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो जब शिपिंग 800% महंगी हो गई तो उस बिस्किट के पैकेट को बनाने वाली कंपनी की लागत भी कई गुना बढ़ गई, और कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट अपनी जेब से तो भरेगी नहीं। बिल्कुल नहीं भरेगी। वो अल्टीमेटली इस लागत का पूरा बोझ सीधे उस आम उपभोक्ता पर डाल देगी जो वो पैकेट खरीद रहा है। यही इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का सबसे सटीक उदाहरण है। मतलब सोचिए, लंदन में बैठे किसी इंश्योरेंस अधिकारी का रिस्क असेसमेंट वो सीधे भारत के किसी छोटे शहर में बिकने वाले साबुन की कीमत तय कर देता है। ये माइंड ब्लोइंग है। और इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक परिणाम है वो रिपोर्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। OECD का अनुमान है कि ऊर्जा और माल भाड़े की इन बढ़ी हुई कीमतों के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की महंगाई दर जो 2% के आसपास होनी चाहिए थी, वो उछलकर 5.1% तक जा सकती है। सीधे 5.1%? हाँ, और आर्थिक झटके सिर्फ यही नहीं रुकते। देश की जीडीपी विकास दर जो 7.5% की रफ्तार से बढ़ रही थी, उसके गिरकर 6.1% रह जाने की गंभीर आशंका है। बाप रे। और जब महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती है ना, तो देश के केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस आग को बुझाने के लिए बीच में आना ही पड़ता है। बिल्कुल आना पड़ता है। और रिपोर्ट स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को 2026 की दूसरी तिमाही में अपनी ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ सकती हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक के पास महंगाई को सोखने का सबसे बड़ा हथियार ब्याज दरें ही होती है। राइट। जब दरें बढ़ती हैं तो बाजार में पैसे का प्रवाह कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन इसका सीधा असर एक आम इंसान की जेब पर पड़ता है। आप ये पूरा चक्र देखिए। दुनिया के एक हिस्से में युद्ध शुरू होता है, समुद्री रास्ते का बीमा प्रीमियम बढ़ता है, माल भाड़ा 800% महंगा होता है। देश में साबुन और बिस्किट से लेकर हर चीज की महंगाई बढ़ती है। हाँ, और उसे रोकने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, और अंततः एक आम इंसान जो अपने घर या कार की ईएमआई भर रहा है, उसके लिए वो लोन अचानक हजारों रुपए महंगा हो जाता है। मतलब हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तैनात एक विदेशी युद्धपोत की कीमत किसी आम इंसान की मंथली ईएमआई को बढ़ा रही है। एग्जैक्टली, यही है ग्लोबलाइज दुनिया की सच्चाई। ये चक्र वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला है यार। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 2026 का ये पश्चिम एशिया युद्ध भारत के लिए एक विशाल स्ट्रेस टेस्ट साबित हुआ है। बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट। इस स्ट्रेस टेस्ट ने न सिर्फ हमारी सप्लाई चेन की स्ट्रक्चरल कमजोरियों को पूरी तरह से बेनकाब किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे अफवाहें और पैनिक
कुछ ही घंटों में एक मजबूत व्यवस्था को पंगु कर सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही इसने संकट के समय अपनाई गई बचाव रणनीतियों की क्षमता और सीमाओं को भी परखा है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी का बोझ हो या रूस से तेल लाना हो। राइट। इस विस्तृत विश्लेषण से ये साफ नजर आता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स केवल अखबारों के पन्नों तक सीमित नहीं है। वो हमारी रसोई के चूल्हे, हमारे सड़क के सफर और बैंक खाते की किश्तों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सही बात है। और मैं कहूंगी कि इस पूरे स्ट्रेस टेस्ट से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि आज की इस गहराई से जुड़ी हुई ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी देश खुद को पूरी तरह से अलग थलग या सुरक्षित नहीं मान सकता। एक हिस्से का दर्द दूसरे हिस्से में महसूस होता ही है। लेकिन ये संकट केवल कमजोरियां नहीं दिखाता, ये भविष्य के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी दिशा भी तय करता है, खासकर अगर हम एनर्जी पॉलिसीज की बात करें तो। और एनर्जी पॉलिसीज की उसी दिशा से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार है जो आज के इस विश्लेषण के अंत में सोचने के लिए एक नया नजरिया देता है। मैं सुनना चाहूंगी। देखिए, अब तक चर्चाओं में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और बायोफ्यूल को अक्सर सिर्फ पर्यावरण बचाने, कार्बन फुटप्रिंट कम करने या पेड़ पौधे बचाने की एक अच्छी पहल के रूप में ही देखा जाता रहा है। हाँ, एक आम धारणा है कि ये सब सिर्फ ग्रीन दिखने के लिए है। एग्जैक्टली। लेकिन 2026 के इस भयानक संकट ने एक बात पूरी तरह से साबित कर दी है कि भविष्य में हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। ये किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार है। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। राइट। मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब देश की ऊर्जा किसी विदेशी खदान से नहीं बल्कि देश के अपने आसमान की धूप और अपनी जमीन पर बहती हवा से बनेगी, तो दुनिया का कोई भी विदेशी युद्ध, कोई भी नाकेबंदी और कोई भी कूटनीतिक संकट कभी भी किसी घर की रसोई का रास्ता ब्लॉक नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दूरदर्शी विचार है। ऊर्जा की असली सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब उसके स्रोत, जो सोर्स हैं, वो किसी दूसरे देश की सीमाओं या उनके आपसी युद्धों पर निर्भर न हो, बल्कि वे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हो। राइट। तो भविष्य में जब कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी सड़क पर गुजरते हुए दिखाई देना या किसी छत पर सोलर पैनल लगा नजर आए, तो उसे सिर्फ पर्यावरण की जीत नहीं बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में मिली आजादी के एक नए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।